इसीलिए ये बड़ी हेडलाइन बन जाती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस। बिल्कुल वैसा की वैसा ही क्राइसिस बन गया है। क्या रूस चुप बैठा? नहीं, इन्होंने भी बदले लेने के लिए रूस के ओडेसा नामक एक पोर्ट पर हमला किया है। उस हमले से वहां से ट्रांसपोर्टेशन बाधित हो गया। इसके अलावा आज एक और जानकारी पर जिक्र करेंगे, और वो ये कि जेलेंस्की ने हाल ही में अपने डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया है। मात्र 35 वर्षीय डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन उनके हटाते ही सड़कों पर जनता उतर आई। उनका मानना था कि डिफेंस मिनिस्टर ही आज के दौर में यूक्रेन को बढ़त दिला रहे थे। लगातार ड्रोन जो हमले कर रहे थे वो उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। यूक्रेन में इस समय उनकी गजब फैन फॉलोइंग है। जेलेंस्की उनसे जलते जलते हैं, चिढ़ते हैं कि कहीं ये फेस पसंदीदा फेस ना बन जाए, बोले उसको हटा दिया गया। तो अर्थात यूक्रेन ने सी ऑफ अजो पर नहीं या कर्च स्टेट पर नहीं, असल मायने में रूस की दुखती नग नस पर हाथ डाल दिया है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको यह बात बेहतर तरीके से समझ में आ गई हो। कितनी खास है, कैसे है, वो मैंने आपको बता दिया। ये आप कैनाल्स देख लीजिए, ये रहा डॉन रिवर, ये रही वोल्गा रिवर, और इनको जोड़ने के लिए 101 किलोमीटर की इन्होंने एक स्ट्रेट बनाई हुई थी, एक कैनाल बनाई हुई थी, जिससे इन्होंने काम 1952 के अंदर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है साहब, यहां तक हुई सारी बातें। अब सवाल समझ में यह आता है कि सर, जो मैप आपने थोड़ी देर पहले दिखाया, उस मैप के अंदर अजोव सी के एक तरफ तो यूक्रेन जुड़ा हुआ है, तो यूक्रेन का कब्जा नहीं है क्या? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। लेकिन रूस ने समय रहते रहते इस पूरे अजोव को अपने कब्जे में ले लिया। मतलब इस अजोव से कनेक्टेड जितना भी बॉर्डर एरिया है, चाहे क्रीमिया से या यूक्रेन से, आज रूसी सेना चारों तरफ है। तो फिर साहब, यूक्रेन कैसे जगह बना रहा है यहां पे? यूक्रेन ने असल में यहां पर ड्रोन से हमला करना शुरू किया हुआ है। मतलब समझिए कि इस जगह पर इनका जो टारगेट पहले रिफाइनरी था, कि रिफाइनरी पर हमला कर दो, रिफाइनरी से रूस के अंदर तेल संकट उत्पन्न हो जाएगा, वो आपने और हमने खूब चर्चा की। अब इन्होंने एक्सपोर्ट पर हमला कर दिया है कि तुम्हारे पास $400 बिलियन का एक्सपोर्ट है, हम उसको अब निशाना बना रहे हैं। साथियों, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो यूक्रेन की तरफ से आई हैं, कैसे एक एक करके चुन चुन के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। आप अगर तस्वीरें देखेंगे ना, उससे अंदाजा लगा लेंगे कि ये बकायदा ना केवल हमले करते हैं, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग करके रूसी लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, और रूस पर निर्भर या रूस से प्रभावित जितनी भी दुनिया के देश हैं, उन सबको टारगेट करते हैं कि लो बेटा, संदेश पार प्राप्त कर लो कि हम कुछ कर रहे हैं। एक एक करके इन्होंने, आप इन तस्वीरों को अगर गहराई से देखें तो लगती हुई जहाजों की आग और लपटें आपको यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि कैसे यूक्रेन ने रशिया को नुकसान पहुंचाया। दूर दूर से दृश्य निकल कर आ रहे हैं कि इनके जहाजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तब अब जब इतना निशाना चल ही रहा है, ये तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, तो अब क्या हो रहा है? तो अब हो कुछ नहीं रहा है। रूस अपनी तरफ से दिखा रहा है कि देखो, हम उनके जहाज उड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के जहाज उड़ना जारी है। जो पानी के जहाज हैं, ये उड़ गए हैं, अब खत्म हो गए हैं। ठीक है साहब। अचानक सी ऑफ अजोव खाली होने लगा है। जब आप बम धमाके इतने देखने लगेंगे, तो आप सैटेलाइट इमेज से अंतर लगा लीजिए। ये जून 2026 का है और ये जुलाई 2026 का दृश्य है। जून 2026 में इतना जहाज खड़ा था जो छोटी छोटी बिंदी बनकर देखा है, यहां पर अब कोई जहाज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस सी से पेट्रोलियम पदार्थ लगभग 25% ट्रेड होता है, अनाज ट्रेड होता है, कोयला ट्रेड होता है। अचानक अब आप इसको वार कर दिए, तो आप समझ सकते हैं दुनिया पर मेजर एक्सपोर्ट क्राइसिस, फ्यूल का भी आएगा, मेटल स्टोन का भी आएगा, एग्रीकल्चरल गुड्स का भी आएगा। आप ऐसे समझिए कि 265 मिलियन टन कार्गो यहां से होकर के अजोव सागर से होकर निकलता है, क्योंकि इसके कई मेजर पोर्ट्स इस अजोव सागर में हैं या कर्च स्ट्रेट पर हैं। अब इनको जब निशाना बनाया गया, तो पूरी तरह खेल प्रभावित हो गया। कहने का मतलब यह है कि रूस को बढ़िया नुकसान हुआ। बदले में वो उड़ीसा के ऊपर हमला कर रहा है। ओडिशा, ओडेसा करके जगह, उड़ीसा नहीं ओडेसा करके यूक्रेन के अंदर जगह है, जहां पर रशियंस अपने आप को लेकर खुशी पा रहे हैं कि हमने बदला ले लिया। ये तो हो गया साहब इन दोनों की लड़ाई झगड़ा। आज की खबर का पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 ये कि जेलेंस्की ने अपने रक्षा मंत्री को पद से हटा दिया है। अब ये क्या कहानी है, देखो साहब। जेलेंस्की के रक्षा मंत्री, जिनका नाम है मिखाइलो फेदोरोव, ये मात्र 35 वर्षीय, बहुत ही कम उम्र के और बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं। इनकी सेना जनरल्स के साथ बातचीत नहीं बन रही थी। इनका लड़ाई क्या थी इनकी? इनका कहना यह था कि जो सेना है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में फंसी हुई है। सैनिकों को युद्ध करने क्यों भेजना, जब युद्ध रोबोट लड़ सकता है, जब ड्रोन से हमले किए जा सकते हैं।
जब जेलेंस्की ने इन्हें हटाया तो आप ये जो लोग आते हुए देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करने सरकारी बिल्डिंग्स के सामने यूक्रेन में एकत्रित होती हुई जनता है जो विरोध करने आ रही है कि जेलेंस्की आपने इन्हें हटा क्यों दिया। यहां पे तमाम शहरों के अंदर उनके समर्थन में उमड़ी हुई जनता यूक्रेन के अंदर आप देख सकते हैं, जो कह रहे हैं कि हमें हमारा रक्षा मंत्री वापस चाहिए, अन्यथा आप इस बात का परिणाम भुगतेंगे। अब धमकाया जा रहा है रक्षा मंत्री के नाम पर। तो साहब, रक्षा मंत्री ऐसा क्या करामाती आदमी था? आप सबने रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत लंबे समय बाद यह सुना कि यूक्रेन की वापसी हो रही है, मतलब रशिया पीछे हट रहा है। रूस के अंदर घुस घुस करके कभी रिफाइनरी, तो कभी कर्च स्ट्रेट, तो कभी कहीं, सब जगह अब हमले हो रहे हैं। कारण ड्रोन। ड्रोन अचानक किसी ने दे नहीं दिए, इन लोगों ने डेवलप किए, बनाई, रिसर्च इंजीनियरिंग से उस काम को किया और करके जो आज हाल मचाया है वो आपके सामने है। इसी कारण से लोग इन्हें चाह रहे हैं। लेकिन सेना के अधिकारियों के साथ चलती मनमुटाव के चलते जेलेंस्की ने इन्हें हटाना प्रेफर किया, क्योंकि ये सेना के अधिकारियों को सीधा बोलते थे कि आप जाकर के फ्रंट लाइन पर लड़ने जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं मिल रहा है। इनकी ये जो लड़ाई थी जेलेंस्की के लिए ये भारी हो गई। साथियों, जब भी डिफेंस की बात होती है ना, हम राष्ट्र प्रेम के अंदर, देशभक्ति के अंदर कभी सेना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते और कुछ भी नहीं सुनते। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये सेना के अंदर जो रक्षा खरीद होती है उसको लेकर बड़ा सेंसिटिव था। जब भी सेना, क्योंकि सेना को क्या चाहिए, जैसे राजनेता को राज चाहिए, ऐसे सेना को वॉर चाहिए। वॉर चाहिए से मतलब है क्योंकि सेना का महत्व और सेना का रेस्पेक्ट और सेना का एस्टेब्लिशमेंट तभी अपने आप को सबसे ज्यादा सक्रिय रखता है, अन्यथा सेना पूरे टाइम तैयारी करती है। यहां युद्ध हो गया तो ऐसे जाएंगे, ये युद्ध अभ्यास करेंगे, युद्ध में वो युद्ध में ही रहती है, वही सेना है। सेना को ऐसे समय पर भयंकर डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत होती है। दुनिया भर से प्राप्त जितनी भी सहायता है यूक्रेन को, वो सेना के लिए सीधी सीधी पहुंचाई जाती है। इसमें बहुत सारा करप्शन हो रहा है। यूक्रेन में जेलेंस्की के ऊपर तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जेलेंस्की करप्शन कर रहे हैं, और करप्शन में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो नहीं चाहते कि डिफेंस मिनिस्टर ऐसा आदमी हो जो सेना को कम सामान के साथ काम करने की बात करे। आप पूछेंगे ऐसा क्या कर दिया? तब हुआ यह कि ये व्यक्ति 6 महीने से डिफेंस संभाल रहे थे, उससे पहले भी इन्होंने डिफेंस में कुछ इंटरफेरेंस किया हुआ था। राजनीति में तो ये मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हुए 2019 से। सीन ये है कि इन भाई साहब ने पहले डिजिटल मंत्री रहते हुए डिफेंस मिनिस्टर से पहले ऑनलाइन पोर्टल बना दिया, और ऑनलाइन पोर्टल बनाते हुए यह कहा कि जो हमारे सैनिक युद्ध के समय जो वेपन खरीदना चाहें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद लें। मतलब इन्होंने रक्षा खरीद को, बंद कमरों में होने वाली रक्षा खरीद से अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह वेपन सैनिक खरीद सकते हैं, यह प्रोसेस दे दिया कि जिस सैनिक को जो जरूरत है खरीद ले, सरकार पैसा दे देगी। और सरकार को भी यह पता चल गया कि इतने में यह उपलब्ध करानी है। इससे क्या हुआ? फेयर प्राइस कंपटीशन हो गया। जो भी कंपनी बाजार से निकलकर वहां पर मार्केट में लिस्ट करना चाहती हैं अपनी गन्स को, अपनी तमाम चीजों को, वो वहां पर करके सैनिकों का विश्वास जीत रही हैं। इससे रक्षा क्षेत्र में जुड़ी हुई बड़ी सारी रक्षा लॉबी को इनसे दिक्कत होने लगी। तो दो लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई, मतलब यूक्रेन के जो बड़े जनरल्स हैं और जो डिफेंस लॉबी जो पैसा कमाना चाहती है उसे। परिणाम क्या निकला? इन्हें पद से हटा दिया गया। अब इनका पद से हटना निश्चित ही रूस के लिए तो फायदे की चीज है, लेकिन ठीक बात है, मतलब यूक्रेन के अंदर जिस प्रकार का प्रतिरोध है वो ये दर्शाता है कि यूक्रेनियंस युद्ध तो लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा देश पूरी तरह ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन सा राजनेता क्या चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों जानकारियों से अवगत हमने ठीक से करा दिया होगा। आपको जानकारी पसंद आ गई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन है साहब, वो दबा दें। उसकी रिक्वेस्ट आपसे इसलिए क्योंकि आप उसे सब्सक्राइब करते हैं, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम आपसे कोई उसमें शुल्क नहीं लेते। 0.3 सेकंड के अंदर आप उस बटन को दबा सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऑलरेडी दबा रखा है उस बटन को तो लाइक करिए, साथियों से साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी इस रविवार वेबिनार के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म भरा हुआ है, आप उसे जाकर ज्वाइन करिए और आपको वहां से क्लास का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम दुनिया की तमाम बड़ी पर्सनैलिटीज जो हैं उनकी पर्सनैलिटी को डिकोड करेंगे। धन्यवाद।